हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं हूं करण चौधरी और आप देख रहे हैं मूवी शिक्षा आईएएस पीसी यूट्यूब चैनल। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हैं आप सभी? आज के टॉपिक हम क्लास में बात करेंगे डीपीएसपी के बारे में। आज का टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। डीपीएसपी के बारे में आज बात करेंगे। आज आपको फंडामेंटल राइट आपके समाप्त हो चुके हैं। फंडामेंटल राइट का एक कंप्लीट वीडियो, एक वीडियो में पूरे मौलिक अधिकार आपको एक वीडियो मिल जाएगा। करीब 15-16 घंटे का वीडियो है। इस पूरे वीडियो को आप लोग देख लेना। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है डीपीएसपी। क्या होते हैं डीपीएसपी? इसके बारे में थोड़ी आपको चीजें समझाता हूं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मतलब क्या है और हमारे संविधान में इनके बारे में जिक्र आपको कहां कहां पर मिलता है। देखो, अगर आप बात करोगे कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में डीपीएसपी के बारे में चर्चा है, तो भाग 4 जो है इसमें डीपीएसपी के बारे में चर्चा है। यानी डीपीएसपी का जो फुल फॉर्म होता है, आप लोग क्या पढ़ते हो? इसका फुल फॉर्म है डायरेक्टिव। क्या फुल फॉर्म है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। यानी स्टेट पॉलिसी, आप इसका पूरा मीनिंग पढ़ोगे तो क्या देखने को मिलता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका मीनिंग होता है कि ऐसे तत्व जिनका निर्माण भारत के संविधान निर्माताओं ने किया, राज्य अपने नीति निर्माण में, राज्य के नीति निर्माण में संविधान निर्माताओं के द्वारा दिए गए निर्देश, राज्य के नीति निर्माण में संविधान निर्माताओं के द्वारा दिए गए निर्देश को आप डीपीएसपी के नाम से बोलते हो। जय संविधान। ओके सर, नमस्कार भाई, नमस्कार। राज्य के संविधान निर्माताओं के द्वारा, हमारे भारत के संविधान का निर्माण करने वाले व्यक्ति थे, आपको पता है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सबने हमारे संविधान का निर्माण किया। हमारे संविधान के निर्माण करते समय हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे आने वाली भावी सरकारों के लिए, मोदी सरकार, बीजेपी सरकार, राहुल गांधी की सरकार, इन सभी सरकारों के बारे में हमारी किसने कहा? तो हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा। संविधान निर्माताओं ने कहा कि भविष्य की जो भावी सरकारें आएंगी, वो भविष्य की आने वाली भावी सरकारें क्या करेंगी? अपने नीतियों के निर्माण के समय इन निर्देशों का पालन करेगी और उन निर्देशों का नाम रहा नीति निर्देशक तत्व, उन्हें कहते हैं डीपीएसपी। यानी इसके नाम से ही आपको नजर आ रहा है कि नीति के बनाने के समय संविधान निर्माताओं के द्वारा दिए गए निर्देश, डायरेक्शंस गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स फॉर द फ्यूचर गवर्नमेंट इज कॉल्ड डीपीएसपी। बोलो हाँ या ना? बताओ प्यारे साथियों, पॉइंट इज क्लियर? बात समझ में आ रही है? इसे कहते हो आप नीति निर्देशक तत्व। अब पूछा जाए कि भारत के संविधान के कौन से भाग में, तो भारत के संविधान के भाग 4 में। इस टॉपिक को मैं आज पूरा खत्म करूंगा। डीपीएसपी को एक ही क्लास में पूरा डीपीएसपी टॉपिक आपका खत्म करेंगे, जिससे कुछ समझ में आ जाए आपके में। भारत के संविधान के भाग 4 में डीपीएसपी का वर्णन है। एक प्रश्न यहां से बनता है कि नीति निर्देशक तत्व संविधान के कौन से भाग में? उत्तर क्या होगा? ये संविधान के भाग 4 में है। कितने से कितने आर्टिकल के बीच में ये क्वेश्चन बनता है? तो 36 से 51 आर्टिकल के बीच में। कई प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक प्रश्न बनता है कि भाग डीपीएसपी कौन से भाग में, तो यहां से आप मैच करोगे। कौन से आर्टिकल है, यहां से आप मैच करोगे। इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक प्रश्न और आपके एग्जाम में बनता है कि भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं। देखो, यहां पर एक सिंपल सी बात समझना। नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। उद्देश्य के बारे में हम बात करेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। अभी लोक कल्याणकारी राज्य क्या होता है? देखो, जिस भी संविधान में डीपीएसपी के बारे में आपको जिक्र मिलेगा, वो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के बारे में बात करते हैं। अगर आपसे प्रश्न बनता है कि भारत के संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के कौन से पॉइंट है, तो आप बताओगे नीति निर्देशक तत्व भारत के संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने की बात करते हैं। अब राज्य का लोक कल्याणकारी रूप कौन सा है? आपने शुरू से पढ़ा, राज्य के बहुत सारे रूप थे। आपने पढ़ा पुलिस राज्य, आपने पढ़ा लोक कल्याणकारी राज्य। तो राज्य के कई सारे रूप रहते। जैसे आपको मैंने राज्य के बारे में पढ़ाया कि जो राज्य है जिसे कहते हैं पुलिस, राज्य के कई प्रकार के रूप हैं। राज्य का लोक कल्याणकारी रूप है, राज्य का पुलिस स्टेट का रूप है,
अब पहले जब राज्य बना था, जैसे आज मैं इंडिया की बात करूं, तो पहले इंडिया क्यों बना होगा, क्यों भारत देश बना होगा, पहले राज्य क्यों बनता होगा, क्यों राज्य का निर्माण हुआ होगा। एक जगह पर कुछ लोग रहते होंगे। अब जैसे आप रहते हो, अपने गांव में रहते हो, आप अपने गांव में रहते हो, एक जगह पर कुछ लोग रहते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उन लोगों में आपस में लड़ाइयां हुआ करती थी, उन लोगों में आपस में झगड़े हुआ करते थे। उनकी आपसी झगड़े, आपसी लड़ाइयों के बीच में निपटारा करने के लिए एक राज्य नाम की संस्था बनी, जिसे आप राज्य कहते थे। और उस राज्य का काम हुआ करता था कि बीरू बीरू से नाम लड़े, संजू संजू से नाम लड़े। बीरू जो है अपनी पत्नी, अपनी प्रेमिका अंजलि के साथ रहे, और विष्णु अपनी प्रेमिका रेखा के साथ रहे। विष्णु अंजलि को न लेके जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपने जीवन को अपने अनुसार जियो, और अगर कोई आपके जीवन में इंटरफेयर करेगा तो राज्य का डंडा आता था। तो राज्य का कार्य, पहले पुलिस राज्य हुआ करता था, पुलिसिंग करना राज्य का कार्य हुआ करता था। लेकिन अब राज्य का कार्य क्या है, वर्तमान में राज्य का कार्य क्या है? राज्य कह रहा है आपको रोटी मिली, नहीं मिली, हम दे रहे हैं, खाओ मिड डे मील। राज्य कह रहा है आप पढ़ाई लिखाई करी, आपने कहा नहीं करी, लो हम कह रहे हैं पढ़ो, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना, हम कह रहे हैं पढ़ो, राइट टू एजुकेशन एक्ट। राज्य कह रहा है आपको दवाई मिली, नहीं मिली, लो हम दे रहे हैं आयुष्मान भारत योजना। राज्य कह रहा है अच्छा एक बात बताइए, आपके बैंक में पैसा है, आपने कहा नहीं है जी, राज्य कह रहा है लो हम दे रहे हैं बेरोजगारी भत्ता। राज्य ने पूछा और बताइए आपके पास रोजगार है, आपने कहा नहीं है जी, बिल्कुल बेकार है, किसी काम के नहीं है। राज्य ने कहा लो हम दे रहे हैं मनरेगा। आपने कहा, राज्य ने पूछा अरे सही हो, बुढ़ापे में ठीक ठाक हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, बच्चे पैसे दे रहे हैं। आपने कहा नहीं बेटा, बड़ी कंडीशन खराब है, बच्चे पूछ ही नहीं, बुजुर्ग हो गए। राज्य कह रहा है लो वृद्धा पेंशन योजना। तो राज्य का ही रूप बदल गया, और राज्य के इस बदले हुए रूप को ही आप लोक कल्याणकारी राज्य कहते हैं। नहीं, पुराने राज्यों को क्या मतलब था भाई? अकबर को क्या मतलब था कि आपको पेंशन दे? औरंगजेब को क्या मतलब था कि आपको जो है सरकारी भत्ता दे? आप मेरी बात समझ रहे हो? इस प्रकार की जो चीजें हैं। करण चौधरी पॉलिटी फैक्ट कौन है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसे कार्य आप करते रहिए। आप भी वेलफेयर स्टेट का कार्य कर रहे हैं, आप भी लोक कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार से कार्य आप करते रहिए। बहुत बढ़िया, चलिए ग्रेट। तो ये क्या हो गया? ये आपको दिख के समझ में आ गया, पॉइंट समझ में आ गया, आपके नहीं समझ में आया? इसे आपने क्या कह दिया? इसको आपने नाम दे दिया कि वर्तमान में राज्य का काम क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य है। इसे कहते हैं लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो डीपीएसपी भारत में किसकी स्थापना करते हैं? प्रश्न अगर आपके सामने बने तो डीपीएसपी भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। एक प्रश्न यह भी एग्जाम में बनता है कि भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कौन करता है? ऑप्शन प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य या नीति निर्देशक तत्व। तो आपका आंसर होगा नीति निर्देशक तत्व भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। या आपको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना करने की बात करते हैं। देखो, इनका सीधा सा मतलब है सरकार नीति निर्माण। अब सरकार है, वर्तमान सरकार किसकी सरकार? वर्तमान सरकार मोदी सरकार, चाहे इसके बाद आएगी राहुल गांधी सरकार, चाहे इससे पहले आई जो भी सरकार, मेरी बात समझो, आने वाली कोई भी सरकार। सरकार नीति निर्माण में कैसी सरकार नीतियों का निर्माण करेगी, इसके लिए जो निर्देश है। अब निर्देश को मैं इंग्लिश में क्या बोल सकता हूं? आप बोलो। डायरेक्शन बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता? बोलो हाँ या ना। बोलो गुरुजी बोल सकते हो। तो ऐसी नीतियों के निर्माण करने के लिए सरकार को दिए गए निर्देशों को आप डीपीएसपी कहते हैं, नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। अभी कौन से कंट्री से लिए गए? ये प्रश्न बनता है कि भारत के संविधान में डीपीएसपी कहां से लिए गए? तो भारत के संविधान में डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से लिए गए। कहां से लिए गए? आयरलैंड के संविधान से भारत के संविधान में डीपीएसपी लिए गए। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे संविधान में डीपीएसपी को लिया गया है, ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए। अरे हां या ना? ठीक है, चलिए क्लियर। कहां से लिए गए? डीपीएसपी से। ये बहुत ही क्लियर है। अब हम पढ़ते हैं कि डीपीएसपी हमारे संविधान में लिए गए तो क्या क्या प्रोविजंस हैं डीपीएसपी के।
चलिए, तो नीति निर्देशक तत्व के तहत कहा गया है कि राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विषय के लिए न्याय, उच्चादर, स्वतंत्रता, समानता को बनाए रखेगा। देखो, डीपीएसपी क्या बनाने की कोशिश करते हैं, डीपीएसपी से आपको क्या मिलता है? तो डीपीएसपी हमारे कंट्री में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करते हैं। अगर आपके सामने एक प्रश्न बने कि भारत के संविधान में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना कौन करता है, आयरलैंड से लिया गया डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट। तो डीपीएसपी भारत में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना करने की बात करते हैं। क्लियर? पॉइंट इज क्लियर? चलिए, अब एक प्रश्न बनता है कि नीति निर्देशक तत्व की प्रकृति कैसी है? तो इनकी प्रकृति गैर न्यायोचित है। आप पढ़ेंगे मौलिक अधिकार के बारे में, मैंने आपको फंडामेंटल राइट के बारे में पढ़ाया। तो मौलिक अधिकार में आपने देखा कि जो मौलिक अधिकार की प्रकृति है वो कैसी न्यायोचित है। आर्टिकल 32 में आप कोर्ट चले जा रहे हो, आप सुप्रीम कोर्ट चले जा रहे हो 32 में, 226 में आप हाई कोर्ट चले जा रहे हो, लेकिन डीपीएसपी की प्रकृति गैर न्यायोचित है। डीपीएसपी की प्राप्ति के लिए आप किसी प्रकार के कोर्ट नहीं जा सकते हो। बहुत बढ़िया, इस्लामुद्दीन हसमी कह रहे हैं हम चित्रकूट से हैं। कौन कौन विद्यार्थी चित्रकूट से है मुझे बताओ, कौन कौन विद्यार्थी चित्रकूट से इस क्लास को देख रहा है? बेटा, नीति निर्देशक तत्व तो अलग है मौलिक अधिकार से, इनके लिए आप कभी भी कोर्ट नहीं जा सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे ये नहीं मिल रहा, मुझे काम नहीं मिल रहा, मैं तो कोर्ट जा रहा हूं। आप ये नहीं कह सकते मोदी सरकार मेरे स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख रही, मैं तो कोर्ट जा रहा हूं। ऐसे प्रोविजन डीपीएसपी में बिल्कुल भी नहीं किए गए। डीपीएसपी की जो प्रोविजन है बहुत सिंपल है, इनकी प्रकृति गैर न्यायोचित है, आप इनके लिए कोर्ट नहीं जा सकते। हुआ क्या था, मैं आपको पूरी कहानी समझा देता हूं। हुआ कुछ ये था, कहानी कुछ ऐसी थी कि हमारे संविधान निर्माताओं ने, जब हमारे संविधान निर्माता मूल अधिकार की मांग कर रहे थे, तो मूल अधिकार कंपलसरी राइट्स होते हैं, यानी फंडामेंटल राइट्स होते हैं। जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं सरकार को देने पड़ते हैं, यानी सरकार इनके लिए कोर्ट जाने के लिए बंदा कोर्ट जा सकता है। तो हमने 1945 में तेज बहादुर शिपरू समिति बनी थी। कौन समिति बनी थी? तेज बहादुर शिपरू समिति। और तेज बहादुर शिपरू समिति जो बनी, इस तेज बहादुर शिपरू समिति ने मौलिक अधिकारों के दो पार्ट कर दिए। एक पार्ट बोला, एक पार्ट का नाम दिया फंडामेंटल राइट और एक पार्ट का नाम दिया डीपीएसपी। और एक आके फंडामेंटल राइट जो लेंगे ये राज्य को प्राप्त कर देने होंगे, राज्य के विरुद्ध होंगे और राज्य को इनको प्राप्त कराना होगा व्यक्ति को। ये राज्य की गारंटी है, राज्य को इन्हें देना ही देना होगा, ये व्यक्ति को चाहिए चाहिए। डीपीएसपी के बारे में ये बोला कि भविष्य में सरकार के पास जब संसाधन होंगे, अब भाई सरकार के पास कहां संसाधन थे? सरकार के पास पैसा नहीं, सरकार आपको कहां से मनरेगा देगी? सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार आपको कहां से बोलेगी मनरेगा कि लो आपको काम पाने का अधिकार दे रही है? सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार आपको कहां से प्रधानमंत्री जनधन योजना देगी या वृद्धा पेंशन योजना सरकार आपको कहां से देगी? सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार आपको मिड डे मील कहां से देगी? आप बताइए कहां से देगी? कहीं से नहीं देगी। तो ये जो थे कंपलसरी नहीं थे। तो इसके आधार पर मौलिक अधिकारों के दो भाग होंगे, एक जो सरकार के लिए बाध्यकारी है, एक जो सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। जो बाध्यकारी है उन्हें आप बोलते हैं फंडामेंटल राइट और जो बाध्यकारी नहीं है उन्हें आप बोलते हैं डीपीएसपी। अब भारत के संविधान में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक डीपीएसपी के बारे में बात करी है। ये एक मेजर प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाता है कि डीपीएसपी हमने कहां से लिए? आयरलैंड से लिए। डीपीएसपी की प्रकृति कैसी है? गैर न्यायोचित है, आप इनके लिए कोर्ट नहीं जा सकते। भारत के संविधान में लोक कल्याण के राज्य की स्थापना कौन करता है? डीपीएसपी करते हैं। भारत के संविधान में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना कौन करता है? डीपीएसपी करते हैं। इस प्रकार के जनरल क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। अब प्रश्न बनता है अनुच्छेदों से कि 36 से लेकर 51 तक के आर्टिकल है, तो कौन से आर्टिकल में डीपीएसपी के बारे में क्या प्रावधान दे रखा है? थैंक यू भाई, नमस्कार ऑल ऑफ यू। किस आर्टिकल में क्या प्रोविजन मेंशन कर रखा है डीपीएसपी को लेकर? तो आइए चलिए जानिए और समझिए। देखिए, तो आर्टिकल 36 सबसे पहला आर्टिकल है, नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा आपको दे रखी है और आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा वही है जो आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा है। यहां पर राज्य की परिभाषा दोबारा डिफाइन नहीं की है। आर्टिकल 12 मैंने आपको पढ़ाया है, तो आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा क्या थी? प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री, चपरासी से लेकर डीएम, ये सभी क्या थे? राज्य थे, न्यायपालिका को छोड़ के। तो जो राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 में थी,
सेम राज्य की परिभाषा आपको आर्टिकल 36 में दिखाई देती है। राज्य की परिभाषा के बारे में समान आर्टिकल प्रयोग किया गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो अगर प्रश्न आपसे पूछता है कि आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा कौन सी है, तो आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा वही है जो आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा है। दोबारा से लिख दिया गया है, सेम एज आर्टिकल 12 डेफिनेशन। अब आता है आर्टिकल 37। तो आर्टिकल 37 जो है ये बताता है कि डीपीएसपी की प्रकृति कैसी है। ये बताता है कि भारत के संविधान में जो डीपीएसपी है इनकी प्रकृति गैर न्यायोचित है, यानी डीपीएसपी के लिए आपको कोर्ट जाने का अधिकार नहीं है। इनकी प्रकृति कैसी है, नॉन जस्टिसेबल है। आपको डीपीएसपी के लिए किसी भी लेवल पे कोर्ट जाने का राइट नहीं है। आप डीपीएसपी के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। इनकी प्रकृति जो है वो नॉन जस्टिसेबल है। ये आर्टिकल 37 बताता है। आर्टिकल 38 आपको डीपीएसपी की प्रकृति 37 ने बता दी कि इनका नेचर कैसा है, इनकी प्रकृति कैसी है। और आर्टिकल 37 बताता है, 38 बताता है इनका उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डीपीएसपी, इनका उद्देश्य क्या है डीपीएसपी का। तो डीपीएसपी का जो उद्देश्य है वो क्या है कि भारत में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करना, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल जस्टिस की स्थापना करना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना करना, इसका पहला उद्देश्य है। देखो, भारत के संविधान में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना दो ही चीज करती है। एक तो करती है आपके डीपीएसपी और दूसरी करती है आपकी प्रेमबल। दो ही ऐसी चीजें जो भारत में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना करती है, और कोई ऐसी तीसरी चीज है ही नहीं जो भारत में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना करती हो। दो ही चीज। अगर प्रश्न अभी कभी आपके सामने बने कि भारत में सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल जस्टिस की स्थापना कौन करता है, तो डीपीएसपी और हमारी प्रस्तावना दो ही इन तीनों के बारे में बात करती है। अब सामाजिक न्याय क्या है, सभी समाज में बराबर हो जाए। आर्थिक न्याय क्या है, सभी पे संसाधन बराबर रहे, ऐसा नहीं कि अंबानी सब कुछ ले ले, अडानी सब कुछ ले ले। और राजनीतिक न्याय क्या है कि मैं भी चुनाव लड़ सकूं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुनाव लड़ सके, मेरा भी वोट का वैल्यू एक ही रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वोट का वैल्यू एक ही रहे, वोट का वैल्यू अलग अलग ना चेंज हो। अंबानी के लड़के का वोट एक ही है और मेरा भी वोट एक ही है। हमारे गांव में रहने वाले छिद्दू का वोट भी एक ही है और अमित शाह का वोट भी एक ही है, कोई फर्क नहीं है इन दोनों के वोट में। हमारे बिहार में गांव में रहने वाला छेदी का वोट एक ही है और जेपी नड्डा साहब का वोट भी एक ही है, कोई फर्क की बात नहीं है। उम्र 25 साल होने पे वो भी चुनाव लड़ सकता है, उम्र 25 साल होने पे ये भी चुनाव लड़ सकता है लोकसभा का, 30 साल पे राज्यसभा का, 21 साल पे प्रधान का, 18 साल पे वोट दे सकता है, 35 साल पे राष्ट्रपति का, 35 साल पे उपराष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ सकता है। इसे कहते हैं पॉलिटिकल जस्टिस की स्थापना। अगला अनुच्छेद 39 के बारे में क्या कहा गया, 36, 37, 38, 39 आर्टिकल क्या कहता है, आर्टिकल 39 क्या कहता है। कमलेश कुमार शुक्ला, आप मऊ से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सही विद्यार्थियों शेयर करो क्लास को, ग्रुप बनाया उसमें क्लास शेयर कर दो इन विद्यार्थियों का। कल से आप लोग क्या कर रहे थे, ठीक है। तो राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति और तत्व, आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 में क्या क्या कहा गया है, पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार। आर्टिकल 39 में साफ तौर पर लिखा है कि पुरुष और स्त्री को, सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। पुरुष और स्त्री को आजीविका के पर्याप्त साधन मिलने चाहिए। अनुच्छेद 39 कहता है कि भाई बहरा हो चाहे पुरुष हो, आपको आजीविका के पर्याप्त साधन मिलने चाहिए। ऐसा नहीं पुरुष ही पुरुष काम करेंगे, महिलाओं को भी काम करने का अधिकार है। पुरुषों के पास सारे अधिकार नहीं है, महिलाओं को भी काम करने का राइट है। ग्रुप में आपको ऐड करवा देंगे, महिलाओं को भी काम करने का अधिकार है। अनुच्छेद 39B ये क्या कहता है, इसके बारे में देखेंगे। समुदाय के भौतिक संसाधनों का उचित वितरण और स्वामित्व।
ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा जानना, क्योंकि आप जब डीपीएसपी के बारे में पढ़ते हो, एसएससी के लिए, दरोगा के लिए, हवलदार के लिए, तो आप जनरली क्या करते हो, आर्टिकल 36 पढ़ा, आर्टिकल 38 पढ़ा। देखो जनरली जो विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं तो आर्टिकल 36 इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 40 इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 44 इंपॉर्टेंट है, 45 इंपॉर्टेंट है, इसके बाद 48, 49 और 50, इतने आर्टिकल्स को आप पढ़ते हो, आपका काम तमाम हो जाता है। किसी भी एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हो, जनरल एग्जाम की, तो ये आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम यहां पर सब क्लॉज के बारे में बात करेंगे, और वर्तमान समय में ट्रेंड ये आया यूपीपीसीएस का या बीपीएससी का कि वो आर्टिकल 39 नहीं पूछती, वो आर्टिकल 39A पूछती है, वो आर्टिकल 39B पूछती है, वो आर्टिकल 39C पूछती है, और प्यारे बच्चों वो आर्टिकल 39A पूछती है। अब आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों को कंफ्यूजन होगा कि गुरुवर एक बात बताइए, 39A और 39A में क्या डिफरेंस है। तो मेरी क्लास में आप इस चीज की तैयारी करो, और जनरल के लिए आप इन चीजों को रेफर करो कि अनुच्छेद 39 में क्या आपके लिए इतना ही काफी है। लेकिन मैं एक चीज आपको बता दूं, फ्यूचर में आने वाले भविष्य के एग्जाम में 39 क्या ये काफी नहीं है। यह आपको वर्तमान सुख दे सकता है, वर्तमान सुख की प्राप्ति करा सकता है, आपकी आत्मा को सेटिस्फाइड करा सकता है, प्रेम की अनुभूति करा सकता है, लेकिन भविष्य में आपको कि दुख और संकट ही देगा। तो सिर्फ आप इतने तक अपने ज्ञान को सीमित ना रखें, आप बाकी चीजों को भी याद करें, क्योंकि बाकी चीजें भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो टू द पॉइंट चीजों को याद करने का प्रयास करें। 39B समुदाय के भौतिक संसाधनों के स्वामित्व की बात करता है कि समुदाय के जो भौतिक संसाधन होंगे उनका स्वामित्व सभी के पास होगा। सभी डीजल, पेट्रोल, गैस के कुओं पे अड़ानी का अधिकार नहीं होगा। प्यारे देशवासियों, भाई और बहनों, हमारे देश में सारा तेल रिलायंस का नहीं होगा। भाई और बहनों, हमारे कंट्री में सारा 4G स्पेक्ट्रम जियो का नहीं होगा। इसे कहते हैं स्वामित्व जो है वितरण के आधार पर होगा। उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द मोड ऑफ द प्रोडक्शन। इसका मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे मित्रों? इसका मतलब हुआ कि जो उत्पादन के साधन उनका विकेंद्रीकरण होगा। ऐसा नहीं कि हमारे पूरे कंट्री में, ऐसा नहीं है कि हमारे पूरे कंट्री में एक ही आदमी का आइटम बिकेगा। हमारी पूरे कंट्री में, गुजरात में सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, थोड़ी बहुत यूपी में भी होगी, थोड़ी बहुत राजस्थान में भी होगी, थोड़ी बहुत बिहार में भी होगी, थोड़ी बहुत मध्य प्रदेश में भी होगी। हर चीज गुजरात में नहीं बनेगी। ये हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा था, आदेश नहीं है, निर्देश है, डायरेक्शन है, ऐसा करना। अब कोई सरकार ना करे तो उसे कोई रोक नहीं सकता, लेकिन डायरेक्शन है, कहा गया था ऐसा करना, निर्देश दिया गया था, आदेश नहीं है। देखो एक बात समझ लो, फंडामेंटल राइट आदेश है, ऑर्डर है, करने हैं। डीपीएसपी निर्देश है, डायरेक्शन है, मर्जी है तो कर, नहीं मर्जी है तो मत कर। ए और ए का डिफरेंस अभी आपको पता चलेगा। अभी ए और ए का डिफरेंस आपको पता चलेगा। पुरुष और स्त्री स्वास्थ्य, शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो। 39D ये कहता है कि कभी किसी महिला और किसी बच्चे के साथ गलत चीज ना हो, किसी आदमी को शारीरिक कार्य विवश होकर ना करना पड़े, आप उसे जबरदस्ती काम मत करवाओ। तो 39D एक प्रकार से ये मान के चलो कि आप पढ़ते हो ना कि बालकों का शोषण ना हो, वही 39D उसी के बारे में बात करता है। अब एक अनुच्छेद है 39E। 39E बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाए। बालकों और अल्पवयस्क के शोषण के लिए आर्थिक परित्याग से रक्षा करना, इस सब के बारे में बात करता है 39E कि भैया ऐसा व्यवहार बनाओ कि बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाए। बालकों को स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाए, इसके बारे में 39E क्या करता है, इसके बारे में आर्टिकल बात करता है। आप सबके पास एक किताब है, बेयर एक्ट, भारत का असली संविधान। ये भारत का असली संविधान है, ये आप लोगों के पास है कि नहीं है? इससे आप क्या करोगे कि डीपीएसपी की जो लैंग्वेज है
इसे ओरिजिनल लैंग्वेज आप देख सकते हो। ये किताब भारत का असली संविधान है, इसको आप सभी के पास होना चाहिए। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मैं अपने ग्रुप में डलवा दूंगा। दिस इज ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये भारत का असली संविधान है। ठीक है, इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो ग्रुप में डल जाएगी। ये भारत का असली संविधान है, इसी संविधान में प्रोविजन मेंशन है, तो इसके बारे में भी आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं कि यही इसके अंदर प्रोविजन मेंशन किया गया है। यही छोटी सी बात इसके बारे में बताइए। सर क्लियर समझ में नहीं आ रहा? देखो एक्चुअली क्लियर समझ में क्या नहीं आ रहा कि बालकों को स्वतंत्र और गरिमा में वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाए, कि बालकों को बढ़िया से विकास हो बालकों का। अभी सरकार मिड डे मील लेकर आई, तो जो मिड डे मील है वो क्या है, इसका इंप्लीकेशन है भाई बच्चों को आप पढ़ने भेजते हो, स्वस्थ विकास उनका हो। सरकार न्यूट्रिशन के कार्य कर रही है, सरकार कह रही बच्चों का खाना दो। बालकों की अल्प व्यक्तियों के शोषण तथा नैतिक आर्थिक परित्याग से रक्षा करना, कोई बच्चों का शोषण ना करे, इसके बच्चों की रक्षा करना। 39E और 39D इसके बारे में बात करते हैं। अब आर्टिकल आता है 39A। एक डिफरेंस है जो याद रखना, विद्यार्थी समझ नहीं पाते। अभी तक आपने क्या पढ़ा, आपने 39 में 2 आर्टिकल पढ़े, 39A पढ़ा, 39B पढ़ा, 39C पढ़ा, 39D पढ़ा और 39E पढ़ा। इसको आप एक बार दोबारा से ध्यान से पढ़ लेना। एक आर्टिकल आता है 39A, 39A। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये हमारे मूल संविधान में थे, ये हमारे मूल संविधान में थे, हमारे मूल कॉन्स्टिट्यूशन में ये आपको देखने को मिलते हैं। और जिस चीज को हमारे संविधान में बाद में ऐड किया जाए, जैसे ये है, तो ये क्या है, ये पहले से है, ये हमारे संविधान में पहले से है। 39A को बाद में ऐड किया गया। अब बाद का मतलब कब प्रश्न पूछता है, तो इसको 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में ऐड किया गया। और इसके अंदर प्रोविजन क्या है, इसके अंदर बहुत सिंपल सा प्रोविजन है कि निशुल्क विधिक सहायता, समान और निशुल्क विधिक सहायता। ये देखो विधिक सहायता, फ्री लीगल एड क्या प्रोविजन करता है, ये कहता है कि फ्री क्या मिलेगी आपको, बोलो जी आपको मिलेगी फ्री लीगल एड। आप बोले गुरुजी ये क्या है, बोलो भाई फ्री लीगल एड मिलेगी आपको, निशुल्क सहायता फ्री में मिलेगी। ठीक है, उसमें लिंक भेज दो, ये फ्री लीगल एड आपको मिलेगी। फ्री लीगल एड यानी आपको किसी भी व्यक्ति को, अगर आपको कोई व्यवसाय, अगर आपको कोई भी कानूनी सहायता चाहिए तो कानूनी सहायता आपको सरकार फ्री देगी, आपको वकील करने का जरूरत नहीं है। अगर आप पीड़ित हैं तो सरकार आपको फ्री में वकील प्रोवाइड करेगी। ये सरकार ने अपने ऊपर कर्तव्य ले लिया कि सरकार आपको क्या देगी, सरकार आपको फ्री में वकील देगी। बात समझ में आई? पॉइंट इज क्लियर? अब देखो आर्टिकल 40 क्या कहता है, शांत प्लीज। आर्टिकल 40 क्या कहता है, आर्टिकल 40 के प्रोविजन क्या है, आर्टिकल 40 क्या कहता है? 39 समझ में आया? कुछ नहीं पूछता 39 में, 2 प्रश्न पूछता है कि पहली बात तो पूछता है ये बता कि भौतिक समुदायों का वितरण 39B में है, समुदाय में। अब भौतिक संसाधनों का वितरण B में है और C में उत्पादन के साधनों का वितरण। 39 कब पूछता है कि निःशुल्क सहायता 39 कम है, 40 ग्राम पंचायतों गठन के बारे में बात करता है। आप देखते हैं कि वर्तमान में हमारे संविधान में ग्राम पंचायतों का गठन है। आप देखते हैं हमारे कंट्री में पंचायती राज व्यवस्था है। ये पंचायती राज व्यवस्था कहां से आई? इस पंचायती राज व्यवस्था के बारे में महात्मा गांधी जी कह के गए थे कि मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे भारत में पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। अब पंचायती राज व्यवस्था क्या होती है कि हम क्या करते हैं, ग्राम पंचायतों का संगठन करते हैं। ग्राम पंचायतें एक स्वायत्त इकाई होती हैं जो कि प्राधिकार करती हैं। हम पंचायतों के गठन की बात करते हैं, इसे कहते हैं आर्टिकल 40 पंचायतों का गठन, इसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत। अब पंचायतें हमारे संविधान में बनी तो आपसे प्रश्न 2 प्रकार से कंफ्यूज रहेंगे कि डीपीएसपी में कौन से आर्टिकल में पंचायतों का गठन है, तो आर्टिकल 40 में। और वर्तमान में हमारे संविधान में जो पंचायत है वो आर्टिकल 243 में, जो बाद में हमने बनाई है। तो पंचायतों गठन आर्टिकल 40 हो गया। आर्टिकल 41 के बारे में अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि आर्टिकल 41 क्या है, तो कुछ दिशाओं में विशेष
जैसे बुढ़ापा है, बेरोजगारी है, बीमारी है, अशक्तता है आदि की दशा में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। पानी भाई कुछ स्पेशल सिचुएशंस है। आर्टिकल 41 कहता है राज्य क्या करेगा, ये कोशिश करेगा, कोई आदमी का बुढ़ापा चल रहा है, बेरोजगारी चल रही है, कोई मिल ही नहीं रहा, इतनी बेरोजगारी है, कुछ लड़के तो अखंड बेरोजगार है। अखंड बेरोजगार का मतलब है उनके पास कुछ भी नहीं है, जेब में ध्वनि नहीं है, एकदम बस जेब में हाथ डालते हैं तो जेब भी फट गई है और हाथ नीचे तक चला जाता है सर्दी में। अखंड बेरोजगारी है, बुढ़ापा है, बीमारी है, अशक्तता है, ऐसी दिशाओं में राज्य क्या करेगा, आपको कुछ सहायता देगा। तो जितनी भी गवर्नमेंट की वेलफेयर स्टेट की पॉलिसी चल रही है वर्तमान समय में, आप देखेंगे चाहे वो बुढ़ापे के लिए वृद्धा पेंशन योजना हो, बेरोजगारी के लिए मनरेगा हो, बीमारी के लिए प्रधानमंत्री आरोग्य योजना हो, काम पाने के लिए आपने मनरेगा दे दी, शिक्षा पाने के लिए राइट टू एजुकेशन हो, ये सारी गवर्नमेंट की स्कीमें, ये सारी अनुच्छेद 41 के आसपास चल रही है। ये हमारे संविधान निर्माता कह के गए थे कि हमारे पूर्वजों को ही पता था कि हमारे आने वाली पीढ़ियां अखंड बेरोजगार होंगी, उन्हें पता था। तो उन्होंने कहा कि हमारे जो बच्चे होंगे उनको आप थोड़ा सा रोजगार दोगे और थोड़ी सी ऐसी चीजें प्रोवाइड करोगे जिससे उनकी जिंदगी थोड़ी चल जाए। तो ये आर्टिकल 41 को लेकर गवर्नमेंट पॉलिसी फ्रेम करती है। जब आप इसे मेंस में लिखते हो तो मेंस में जैसे सरकारी कोई पॉलिसी है, जिनका गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है, तो मेंस में आप रिलेट करके लिखनी पड़ती है कि आर्टिकल 41 में जो दिया गया वही आपको सरकार उसे लागू कर रही है। नमस्कार भाई दिनेश ठाकुर जी, आशीर्वाद है। अब तो मैं एक नया चैनल बना रहा हूं करण बाबा के नाम से। बहुत सारे हमारे ऐसे विद्यार्थी जो आध्यात्मिकता की बात करना चाहते हैं। कार्य की न्याय संगत और मानवीय दशाओं तथा मातृत्व सुरक्षा हेतु सहायता उपबंध करना। देखो, कार्य की न्याय संगत और मानवीय दशाएं, अब कोई आदमी काम कर रहा है तो उसको न्याय संगत दशाएं दीजिए। ऐसा नहीं कि आप एक 10 फुट की 10 बाई 10 के कमरे में 100 आदमियों को भर दिए कि बेलो पापड़। मानवीय दशाएं, ऐसा नहीं कि आप काम करवा रहे हो तो आदमी को बोल रहे हो दिन रात काम कर। तो लेबर लॉ इसके लिए बनाएगी सरकार ने, लेबर लॉ बनाए, 8 घंटे काम करवाइए, कम से कम 15,000 रुपए तनख्वाह दीजिए। मातृ सुरक्षा योजना, महिलाओं को बच्चा पैदा हो तो बच्चे पैदा होते के समय छुट्टी दीजिए। ऐसा नहीं कि महिला से आप काम कराए जा रहे हो, उनको मैटरनिटी बेनिफिट प्रोविजन एक्ट का प्रोविजन किया गया। ये सारी चीजें सरकार ने की, लेकिन सरकार ने कब की? हमारे संविधान निर्माताओं ने ये कह रखा था कि आने वाली भविष्य की सरकारें इन चीजों का निर्माण करेंगी। कर्मचारियों का निर्वाह, मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों का विकास, ये भी गांधीवादी तत्व है। मैं लास्ट में आपको लिखाऊंगा गांधीवादी तत्व कैसे। कर्मचारियों का निर्वाह मजदूरी, जो बेरोजगार कर्मचारी हैं उनको निर्वाह मजदूरी मिनिमम बेसिस मिले। कुटीर उद्योग का भारत में विकास हो, छोटे मोटे कुटीर उद्योग बने, लोग अपने घर में सामान बना सकें, लोग अपने घर में चीजों का निर्माण कर सकें, कुटीर उद्योगों का विकास हो। ऐसी चीजों के बारे में बात करने का प्रयास किया गया तो आर्टिकल 43 कहता है। आर्टिकल 43(1), अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, एक बात का विशेष तौर पे आप ध्यान देंगे, प्रश्न किसी प्रकार से आपके पेपर में पूछ सकता है, किसी प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। तो आप इस बात का विशेष तौर पे ध्यान देंगे कि जब भी आपको कैपिटल ए दिखे, इस कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी के साथ जब भी लगे कि तो कैप्टन स्टाइल में है, बड़ी स्टाइल में है, तो इससे ये पूछ लेना कि तुम दादा कब बने। यानी अगर जब भी ए लगे तो यहां इंपॉर्टेंट ये है कि इसको कब जोड़ा गया। 43(a) मतलब कब जोड़ा गया, ये बात इंपॉर्टेंट है। 43(b) यानी कब जोड़ा गया। ऐसे जो भी आर्टिकल्स आप पढ़े उसमें विशेष तौर पे ध्यान दें कि इसे कब जोड़ा गया।
लो भाई रजनीश पाल। उद्योगों के प्रबंधन मजदूरों की भागीदारी, ये 42 में संविधान संशोधन द्वारा ऐड किया गया। उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी, यानी उद्योग क्या होते हैं, जैसे कोई फैक्ट्री है, अब आप देखते हो कि फैक्ट्री में लेबर लोग काम करते हैं, उनके भी आजकल ग्रुप बन जाते हैं। उद्योगों के प्रबंधन में मैनेजमेंट में लेबर की भागीदारी 43A 42 में संविधान संशोधन के माध्यम से जुड़ा। आजकल आप देखते हैं फैक्ट्री मजदूर संघ बन जाता है, वो अपने अनुसार कार्य करते हैं, लेबर ऑर्गेनाइजेशन वाले अपने अनुसार कार्य करते हैं। 43B सहकारी समितियों का उन्नयन, ये 97 में संविधान संशोधन के माध्यम से ऐड हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। यूपीएसआई का जब पेपर हुआ तो गधों ने 10 बार इस प्रश्न को पूछ लिया। क्या है? सहकारी समितियों का उन्नयन, कोऑपरेटिव कमेटीज का बनना, ये 97 में संविधान संशोधन के माध्यम से 2011 में ऐड हुआ। इसका मीनिंग होता है कि कोऑपरेटिव कमेटीज बनेंगी। सहकारी मतलब सरकारी और जनता की मिलीजुली संस्था, दैट इज कॉल्ड सहकारी। यानी कुछ पैसा सरकार का होगा, जनता अपने एफर्ट्स लगाएगी, पैसा सरकार का, एफर्ट जनता के, दोनों को मिलकर ऐसा संगठन बने, इसे आप कहते हैं सहकारी। लगातार क्लास, मेरी मौलिक अधिकार की 14 घंटे की लगातार क्लास आ रही है। एकदम खा पी के देखिएगा, रसगुल्ले बनवा लीजिएगा, एक रसगुल्ला 1 घंटे के बाद घड़क लिया, मजा आ जाएगा, आधी किलो खा जाओगे। और भारत के संविधान के संपूर्ण संशोधन की क्लास लेके आ रहा हूं, बहुत ही बेस्ट क्लास लेके आ रहा हूं, आपको कतई मजा आ जाएगा। संपूर्ण संविधान संशोधन एक क्लास में खत्म, खल्लास, गए, हो गया। ठीक है, देखो 97वां संविधान संशोधन के द्वारा सहकारी समितियों का उन्नयन हुआ, कोऑपरेटिव कमेटीज बनेंगी। अब कोऑपरेटिव कमेटी बनेंगी, जैसे अमूल क्या है, अमूल एक कोऑपरेटिव कमेटी के माध्यम से तो बना है, किसी की प्राइवेट कंपनी नहीं है वो अमूल। कल आ जाएगा वीडियो। चलिए, आर्टिकल 44 क्या कहता है? नागरिकों के लिए, देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद करेंगे कि 43B कब जोड़ा गया। ये सवाल कई बार एग्जाम में आया है, एग्जाम में पूछा जाता है। 44 नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लाने का प्रयास करना। आर्टिकल 44 वर्तमान समय बहुत चर्चा में और बीजेपी पार्टी का मैनिफेस्टो में रहा है। एक समान नागरिक संहिता कितने विद्यार्थी समझते हैं? एक समान नागरिक संहिता पता आपको क्या होती है? एक समान नागरिक संहिता होती है कि मैं करण हूं और मेरे पिताजी ने अगर मुझे जमीन नहीं दी या मेरी पत्नी के साथ मेरी कोई लड़ाई हुई तो इसके बारे में अलग लॉ है, अलग कानून है। अगर मैं अब्दुल हूं और मेरी बेगम ने के साथ मेरी लड़ाई हुई या मेरे चचा जान या मेरे पिताजी ने मुझे जमीन नहीं दी, इसके अलग प्रोविजन है। यानी हमारे कंट्री में सिविल लॉ अलग अलग है, नागरिक लॉ अलग अलग है, मुस्लिमों के अलग है, हिंदुओं के अलग है। तो ये सरकार के लिए कहा था हमारे संविधान निर्माताओं ने कि हमारे प्यारे सरकार निर्माताओं, भविष्य में आप एक समान नागरिक संहिता लेके आना। अब एक समान नागरिक संहिता क्या होती है? एक समान नागरिक संहिता का मतलब है ऐसी नागरिक संहिता की स्थापना करना कि अब्दुल के लिए और करण के लिए कानून बराबर हो। लेकिन हमारे संविधान में एक समान नागरिक संहिता नहीं है। हमारे संविधान में जो प्रोविजन है वो क्या है? हमारे संविधान में ये प्रोविजन है कि करण किसी का सिर फोड़ेगा और अब्दुल किसी का सिर फोड़ेगा तो करण को और अब्दुल को बराबर सजा मिलेगी। लेकिन करण ने अपनी बीवी से कुछ कहा और अब्दुल ने अपनी बीवी से कुछ कहा, कच कहने का मतलब है तलाक हुआ या कुछ हुआ, तो उसके प्रोविजन अलग अलग है। एक समान नागरिक संहिता हमारे कंट्री में नहीं है। ये बीजेपी पार्टी का मैनिफेस्टो में था कि एक समान नागरिक संहिता लेकर आएगी और वर्तमान में प्रयास किया जा रहा है। एकमात्र राज्य है गोवा जहां एक समान नागरिक संहिता है। वर्तमान में उत्तराखंड रिसेंटली अमेंडमेंट उत्तराखंड लेके आया, उत्तराखंड भी एक समान नागरिक संहिता की स्थापना करना चाह रहा है। लेकिन भारत में अभी एक समान नागरिक संहिता बिल्कुल भी नहीं है। अगला आर्टिकल 45 क्या कहता है? आर्टिकल 45 कहता है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना। अब ये आपकी समझ में नहीं आया होगा। आज तक आप लोगों ने एक चीज पढ़ी कि 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना। 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को जो निःशुल्क शिक्षा का प्रोविजन है वो आर्टिकल 45 में नहीं है, वो आर्टिकल 21A में है।
देखो, दो प्रोविजन है मेरे लाडलो, बहुत बड़ी गलती करते हो जब प्रश्न एग्जाम में बनता है, तो आप बहुत बड़ी गलती करते हो। जो नए विद्यार्थी हैं, जो बेचारे पहली बार पॉलिटी पढ़ रहे हैं, उनको मेरी क्लास में थोड़ी सी समस्या होगी, क्योंकि मैं हैवी ड्राइवर हूं। इसका मतलब ये नहीं है यहां थोड़ी हैवी ड्राइविंग चलती है। थोड़े नए बच्चों को थोड़ी समस्या होगी, आप थोड़ा सा पढ़ के आए या पुरानी क्लासेस को देख के आए या रिकॉर्डेड में मैं ऐसी क्लासेस दिलवाऊंगा चाहे मैं बेसिक से बात करूंगा, थोड़ी सी एडवांस लेवल की बात करते हैं। एक बहुत बड़ी समस्या प्यारे बच्चों आपको कंफ्यूजन में रहती है। एक तरफ शिक्षा के अधिकार की बात करता है आर्टिकल 45 जो डीपीएसपी का आर्टिकल है, एक तरफ शिक्षा के अधिकार की बात करता है आर्टिकल 21 जो मौलिक अधिकार का आर्टिकल है। 21A दो आर्टिकल है। आर्टिकल 45 जो कहता है वो 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात करता है। याद रखना ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। और आर्टिकल जो 21 है ये 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात करता है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो आर्टिकल 45 जो है ये 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के बारे में बात करता है। ये जो है ये 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के बारे में बात करता है। और मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि जहां ए कैप्टन फॉर्मेट में बैठा हो, यानी ए इस फॉर्मेट में बैठा हो, उससे पूछ लेना तू कब बना रही कैप्टन। तो इसने बताया कि मैं 86 में संविधान संशोधन हुआ था और उसके माध्यम से 2002 में मुझे ऐड किया गया था। जब भी आपको मिले कि ए कैपिटल है, कैप्टन फॉर्मेट में है, तो उससे पूछना भाई कब जोड़ा। बी कैपिटल है, उसे पूछना भाई कब जोड़ा। इससे सबसे पहले प्रश्न करना है कि तू कब जोड़ा, तुझे कब जोड़ा गया। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो प्रश्न बनता है एग्जाम में कि 0 से लेकर 6 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन किसमें है, तो आर्टिकल 45 में है ये। और 86 में संविधान संशोधन के माध्यम 2002 में सरकार ने 21A में 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का प्रोविजन कर दिया। बहुत सारे विद्यार्थियों को यहां पर गलतफहमी होती है, वो 6 से लेकर 14 साल याद करते। 6 से 14 साल का प्रोविजन 21A में है, 45 में बिल्कुल नहीं है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। रोज लाइव आने का समय हमारा 9 बजे है, रात के बज गए 8:45, जो हो रहा है होने दो, तब तुम आ जाए करो। चलिए लाडले बढ़ो आगे। आर्टिकल 46 के बारे में सुनाओ, बड़ी कहानी। आर्टिकल 46 हमारी कंट्री का बहुत ही प्यारा आर्टिकल है। ये ऐसा आर्टिकल है जिससे आप बड़े परेशान हो। आप कहते हो हमारे संविधान में आरक्षण क्यों है, आप कहते हो गुरुजी मुझे नौकरी नहीं मिल रही, मैं जनरल कैटेगरी का हूं। दूसरा बोलता है गुरुजी मैं तो ओबीसी कैटेगरी का हूं, मुझे आरक्षण मिल गया। तीसरा कहता है गुरुजी मैं अपने यहां तो ओबीसी का हूं, पर सेंटर में जनरल में मुझे आरक्षण नहीं मिल रहा। तो आर्टिकल 46 के अंदर आरक्षण का प्रोविजन है। हमारे संविधान में जो आरक्षण का जो बेस है वो आर्टिकल 46 है। आर्टिकल 46 क्या है, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और दुर्लभ वर्गों शिक्षा अर्थ संबंधी हितों के वृद्धि के सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। और यही सामाजिक न्याय की स्थापना होती है। इसी सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए राज्य ने आरक्षण का प्रोविजन किया। आप इस बात को जानते होंगे कि हमारे संविधान में अनुच्छेद 15 ये कहता है कि किसी के साथ धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 15 कहता है कि भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 14 कहता है कि विधि के समक्ष समानता। आजा आओ क्लास में आओ। आर्टिकल 14 कहता है, लेके इसको, विधि के समक्ष समानता। तो हमारे राज्य में आरक्षण कैसे आया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इनसे पूछा कि आरक्षण का प्रोविजन कैसे आया, तो सरकार ने आंसर दिया कि प्रभु आर्टिकल 46 में लिखा है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, इन लोगों को जो आर्थिक रूप से पिछड़े, इनके लिए राज्य सामाजिक न्याय का प्रावधान करेगा। मैंने नहीं किया, संविधान निर्माता करके गए। और यही कारण है कि आज मोदी सरकार इस आधार पर आरक्षण को वैध करार कर पा रही है। आज कोई आरक्षण को खत्म नहीं कर पा रहा। इसके पीछे कारण क्या है कि सभी ये कह रहे हैं कि आरक्षण का जो प्रोविजन था, हाई कर दो सभी से, हाई कर दो सभी से, कह दो हाई ऑल ऑफ यू। आप क्लास लोगे पॉलिटी की? पॉलिटी पढ़ोगे आप?
क्यों भाई, अरस्तु? ये अरस्तु है? अरस्तु के नाम पे स्माइल कर रहे हो आप? बताओ सौर्य, क्यों भाई? आप ये बताओ क्या होते हैं नीति निर्देशक तत्व? अच्छा ये होते हैं, ये डीपीएसपी हैं। अच्छा ये बहुत बढ़िया। ये जो है ना, ये क्या है, इसमें आप इसको फंसा ले गए। रुको एक मिनट इसको निकाल रहे। चलिए समझ में आ रहा है आपके कुछ? सबसे आप हाई कर दो, हाई कर दो, हाई कर दो, हाई हाई। इसका नाम है शौर्य। सभी को हाई कर रहा है। हेलो छोटे मास्टर जी, आप पढ़ाओगे इनको आज? क्लास लगाओगे आज? अब करो हेलो, इनको पढ़ लिया करो, आशीर्वाद दे दो इनको। मैं ही लगा लू इसको, है? चलो बहुत बढ़िया, गुड। बाय कर दो, चलो मैं पढ़ा लू। अब जाओगे आप? कर दो बाय, बाय। प्रणाम किया आपने? सबसे प्रणाम करो, सब बड़े भाई हैं, प्रणाम करो आप सबको, प्रणाम करो, चलो सबको प्रणाम करो, सब आपके बड़े भाई हैं, सबको प्रणाम करो। हाँ आशीर्वाद दो भाई इसको। है इसको भाई सभी आशीर्वाद दो लड़के को। ये कहता है, मैं कहता हूँ हेलो दोस्तों, ऐसे आता है, ये कहता है हेलो दोस्तों। चलो तो अब आगे पढ़ा लें, आर्टिकल 40 पढ़ा लें। आरक्षण क्यों मिला? तो तुम बड़े हो जाओगे तो तुम, अच्छा ये आरक्षण है तो तुम कहा करोगे पापा आरक्षण क्यों मिला है? तो आर्टिकल 40 समझना है, आरक्षण क्यों मिला। कौन सा आर्टिकल समझना है? आर्टिकल 40 समझना, आरक्षण क्यों मिला। समझ में आया है क्या? तब तक आरक्षण समाप्त नहीं होगा, जब तुम बड़े हो तब भी आरक्षण रहेगा, ठीक है? चलो तो अब समझ में आया? बाय कर दो, चलो जाओ। चलो अब समझो भाई, आगे आगे पॉइंट पे आओ। जुग जुग जियो, बहुत बहुत बढ़िया, लव यू, धन्यवाद भाई, धन्यवाद। संजय तिवारी फ्यूचर आईएएस, बहुत बढ़िया, धन्यवाद है। चलो भाई बहुत बढ़िया, चलो चलिए अब आर्टिकल अगला वाला देखें, आगे वाला देखें। थैंक यू, चलिए भाई चलिए, डन। आओ तो आर्टिकल 40 समझ में आया? ये हमारे संविधान में आरक्षण का प्रोविजन के बारे में बात करता है। आर्टिकल 47 लोगों के पोषक आहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य के सुधार करने, प्राथमिक कर्तव्य मानता मादक पेयों के हानिकारक नशीले सेवन का प्रतिषेध करना के मना करता है। आपने देखा है कि वर्तमान समय में बिहार सरकार ने शराबबंदी कर दी। लोगों के पोषक स्तर, जीवन को ऊंचा उठाना, सरकार न्यूट्रिशन के लिए पॉलिसी लेके आती है। सरकार कहती है कि लोगों का न्यूट्रिशन लेवल डाउन हो रहा है, तो संविधान निर्माता कह कर गए थे कि अरे मेरे फ्यूचर के देशवासियों, कोरोना में शराब बंद कर देना, किसी ने बंद ही नहीं करी। मादक व पेय हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन को प्रतिषेध करने का प्रयास करना चाहिए सरकार को। ठीक है, ऐसे पदार्थों को बंद करने का प्रयास करना चाहिए। तो अगर देखो में से प्रश्न कैसे बनते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछ ले तो आप कैसे उत्तर दोगे? सपोज करो प्रश्न पूछ ले कि बिहार में शराबबंदी भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत करी गई है? बिहार में शराबबंदी है, बिहार इज द स्टेट वेयर द शराब इज लिक्वर इज क्लोज्ड। उत्तराखंड में शराबबंदी है, उत्तराखंड में शराबबंदी संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंदर करी गई है? तो इसका आर्टिकल आंसर क्या होगा? आर्टिकल 47 होगा। आर्टिकल 47 डायरेक्शन देता है कि शराब को बंद कर दो। पता नहीं योगी बाबा शराब बंद क्यों नहीं कर रहे हमारे उत्तर प्रदेश में, बंद कर देनी चाहिए मेरे हिसाब से तो शराब। चलिए आर्टिकल 48 क्या कहता है? कृषि तथा पशुपालन संगठन आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों के अनुसार करना
यानी कृषि तथा पशुपालन का संगठन आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों के अनुसार करना चाहिए सरकार को। यानी ऐसा नहीं कि कृषि में कोई भी नई चीज नहीं लेके आ रहे, कृषि में मॉडर्नाइजेशन लेकर आओ, नई नई कृषि की फसलें लेकर आओ, मॉडर्नाइजेशन लेकर आओ, नई फसलों की फसलें लेकर आओ। गाय, देखो यहां लिखा है शब्द, गायों, बछड़ों, अन्य दुधारू वाहक पशुओं की नस्लों का परिरक्षण और सुधार करना, वध करने का प्रतिषेध के लिए कदम उठाना। मित्रों, आज आप पढ़ते हो कि भारत में गौवध के बारे में सरकार पॉलिसी बनाती है कि गायों का वध नहीं होना चाहिए, गौ संरक्षण होना चाहिए। तो गौ संरक्षण के बारे में कौन सा आर्टिकल बोलता है? आर्टिकल 48 बोलता है कि गायों का संरक्षण करो, दुधारू पशुओं की नस्लों को सुधारो, गाय के बछड़ों का संरक्षण करो, गायों का वध मत करो। यह साफ लिखा है। या एक ही याद रखना, हमारे संविधान में एक ही पशु की रक्षा करने की बात करी, इसका नाम लिखा है, और उस पशु का नाम क्या है? उस पशु का नाम मात्र एक है, गाय। न भैंस का न सांड का कोई नाम नहीं लिखा है, यहां पे एक ही नाम लिखा है, गाय और बछड़ा। कि गाय और बछड़े अन्य दुधारू वाहक पशुओं की नस्लों का परिरक्षण करना। बाकी जो दूध देते हैं उसमें भैंस हो, बकरी हो, लेकिन नाम सिर्फ गाय का है। तो प्रश्न बन सकता है कि भारत के संविधान के डीपीएसपी में या भारत के संविधान में कौन से पशु उसका नाम दे देगा? गाय, भैंस, मुर्गी, बकरी, भेड़, सुअर, तो नाम क्या होगा? गाय। सिर्फ गाय का नाम आपको आर्टिकल 48 में देखने को मिलता है, ओनली गाय का नाम। पर्यावरण के संरक्षण के संवर्धन, वन और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करना। सरकार पर्यावरण का संरक्षण करेगी, वन्य जीवों की रक्षा करेगी। देखो, वन्य जीवों की रक्षा करने के बारे में आपको दो जगह नजर आएंगे। एक तो हमारे संविधान में एक जज साहब आए थे चित्रकूट में, सुप्रीम हाई कोर्ट के जज साहब आए थे, और उन्होंने एक वक्तव्य दिया था। उन्होंने कहा था कि संविधान के कर्तव्यों के बारे में किसी बच्चे को याद नहीं होते। इसमें कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो वहां से चित्रकूट सेमिनार से, बेटा उनकी वीडियो का क्या हुआ? क्यों नहीं भेजी? क्या रिस्पॉन्स दिया आपको? डिलीट कर दिया अपने पास से? तो आप दे दो ना, हमें दे दो ना आप। उनके पास नहीं होगी, उस लड़के से ले ले वीडियो। पता नहीं, एक काम को आप आधा लटका देते हो। ठीक है, चलिए सुनिए बड़े ध्यान से, क्या है उसका सॉल्यूशन करके दो मुझे। अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है उसमें? पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करना। तो जब मैं आपको मौलिक कर्तव्य पढ़ाऊंगा तो आपको मौलिक कर्तव्य नंबर 7 में इन सारी चीजों को याद करवाऊंगा। सारी चीजों को मैं आपको याद करवा दूंगा मौलिक कर्तव्यों में। आप ये मान के चलिए कि आप अपने संविधान के सारे मौलिक कर्तव्यों को याद करोगे। मुझे तो उस समय हंसी आ रही थी कि मौलिक कर्तव्य मेरे विद्यार्थियों को तो पूरे याद हो जाएंगे। राजेश का कमेंट आ रहा, आर्टिकल 19 डलवा दिए पेड में। आप लोग कमेंट देखा करो बैठ के, यहाँ पे दो 19 में, पेड में आर्टिकल 19 नहीं है, डल जाएगा भाई। ठीक है, तो ये क्या है, इसके बारे में बात की जाती है कि पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन, वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करना। यह आर्टिकल 48 में कहा गया कि पर्यावरण का संरक्षण किया जाएगा और वन्य जीवों की रक्षा करी जाएगी। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 49 क्या कहता है, आर्टिकल 49 क्या कहता है? आर्टिकल 49 कहता है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण करना। जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक है, जैसे कि कुतुब मीनार है, क्या नाम ले दिया मैंने, मान के चलो कुतुब मीनार है, ताजमहल है, लाल किला है, अब ये सब राष्ट्रीय महत्व के स्मारक है, स्थान है, और वस्तुओं का संरक्षण करना इस सरकार का पूरा यहां सरकार को बोला है कि सरकार इनके ऊपर काम करेगी। नहीं, देखो डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्य में दोनों में 48A है। यहां पर क्या है, यहां पर इस सरकार को निर्देश दिया गया है, और जो अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य में जो नंबर 7 की ड्यूटी है वो आप लोगों के लिए। भाई मौलिक कर्तव्य आपके हैं
और ये सरकार के कर्तव्य। एक प्रकार से मैं आपको बताऊं तो डीपीएसपी सरकार के कर्तव्य और मौलिक कर्तव्य आपके कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्य में आपको करना है और डीपीएसपी में सरकार को करना है, ये दोनों में डिफरेंसेस हैं। चलिए 50 क्या कहता है, राज्य की लोक सेवा में कार्यपालिका और न्यायपालिका से पृथककरण राज्य द्वारा कदम उठाए जाए कि न्यायपालिका कार्यपालिका अलग अलग रहेंगी, दोनों आपस में मिक्स नहीं होंगी। न्यायपालिका अलग बॉडी है और कार्यपालिका अलग बॉडी है, तो न्यायपालिका और कार्यपालिका ये दोनों अलग अलग रहेंगी, ये आपस में कभी मिक्स नहीं होंगी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा था, न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथककरण। आर्टिकल 50-51 क्या कहता है, इंटरनेशनल पीस सुरक्षा, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत समानपूर्ण संबंध, अंतरराष्ट्रीय विवादों की मध्यस्थता, इनको निपटारे का प्रयास करना। आर्टिकल 51 हमारे कंट्री की फॉरेन पॉलिसी पे काम करता है। आर्टिकल 51 कहता है कि भारत सरकार ऐसी कोशिश करेगी जिससे इंटरनेशनल पीस और इंटरनेशनल शांति बढ़े, इंटरनेशनल विवादों की मध्यस्थता निपटाने के लिए ऐसे प्रयास करेगी कि इंटरनेशनल ट्रीटीज करेगी, अंतरराष्ट्रीय सहयोग की राजनीति की स्थापना करेगी। बात समझ में आई? दैट इज कॉल्ड आर्टिकल 51। इसे आर्टिकल 51 कहते हैं। तो ये हमारे संविधान के महत्वपूर्ण आपके डीपीएसपी मैंने पढ़ा दिए। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से हैं, अगर आपको याद करने हो गुरुजी मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से हैं, तो एक बार मैं बता देता हूं बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार आप निशान लगा लेना, या मैं इस पर लिख दूं कि बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से, तो मैं लिख देता हूं ब्लू पेन से। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक तो बेटा 51 है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बारे में बात करता है, सुरक्षा की। मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 48 है, इंपॉर्टेंट है 48। 46 मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, 44 मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 45 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 39 ए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 38 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 37 मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 36 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इनको समझ गए, आपको याद भी हो जाएंगे बस। अब प्रश्न बनता है कि भारत के संविधान में जो डीपीएसपी है उनका जो विवरण है वो किस प्रकार से किया गया है। तो डीपीएसपी का एक विवरण भी है जो आप यहां देख सकते हैं कि गांधीवादी कौन से डीपीएसपी हैं, समाजवादी कौन से डीपीएसपी, उदारवादी कौन से डीपीएसपी हैं। डीपीएसपी को 3 प्रकार से बांटा गया है, समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी। गांधीवादी जो गांधीवाद की स्थापना करते हैं। अभी गांधीवादी कौन से, तो प्रश्न एग्जाम में बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व समाजवादी है या कौन सा नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी है। तो यहां पे क्या देखेंगे आप, जैसे अनुच्छेद 40 है तो अनुच्छेद 40 क्या है, गांधीवादी है, पंचायतों के गठन की बात करता है ना। अनुच्छेद 43 ख, अब किसके बारे में बात कर रहे हैं 43 ख, तो आपने अभी पढ़ा था आर्टिकल 43 ख। 43 बी सहकारी समितियों के बारे में बात करता है, कोऑपरेटिव फार्मिंग, मैंने यहां भी बताया होगा ये गांधीवादी तत्व है, 97 में के द्वारा ऐड हुआ। इट इज आल्सो अ गांधीवादी एलिमेंट, ये गांधीवादी तत्व है। सहकारी समितियों की स्थापना की बात करता है, सहकारिता के बारे में महात्मा गांधी जी बात करते थे, तो ये गांधीवादी तत्व है। अनुच्छेद 38 सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, ये वो करो, 38 ये कैसा तत्व है, समाजवादी है। 39 का निःशुल्क सहायता और ये सब चीजें, ये सब क्या समाजवादी तत्व है कि समाज में समाजवाद की स्थापना हो। और समाजवाद क्या होता है, ऐसा वाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिसमें संसाधन किसी एक आदमी के हाथ में ना हो, संसाधन बटे हुए हो, संसाधन विभिन्न व्यक्तियों के हाथ में हो, किसी एक आदमी के हाथ में संसाधन ना हो, इसे आप कहते हो समाजवादी। उदारवादी तत्व लिबरलिज्म, जैसे 44 एक समान नागरिक संहिता की बात करता है, उदारवाद इससे बढ़ेगा। सभी लाइक कर दे सेशन को एक बार। अनुच्छेद 45
ये क्या कहता है? तो ये कहता है कि 0 से लेकर 6 साल तक के बच्चों को शिक्षा दोगे, उदारवाद यानी लिबरलिज्म आगे बढ़ेगा, फ्रीडम मिलेगी। अनुच्छेद 48 ये भी आपने पढ़ा। छियालीस गांधीवादी तत्व है। 46 मतलब जो आप देखते हो आरक्षण की बात करता है, गांधी जी ने ऐसा कहा था। 47 जो बात करता है कि आप निषेध करोगे, किसका निषेध करोगे? कि आप जो है मादक पदार्थों का निषेध करोगे, ये गांधीवादी है। 48 जो आप पढ़ते हो, 48 में आपने क्या पढ़ा? तो 48 में आप लोगों ने पढ़ा कि कृषि, पशुपालन, पशुओं के बारे में बात करता है। तो कृषि, गाय रक्षा के बारे में जो बात करी है वो भी गांधी जी ने करी है। तो एक गांधीवादी तत्व है 48 भी। अधिशासी अधिकारी मतलब बीओ ना, बीओ, ठीक है। आर्टिकल 41 समाजवादी है। आर्टिकल 42, 43 का 47, अब देखो 47 यहां भी आपको मिल रहा है। उदारवादी 48 का, इसमें बात हो रही थी बहुत सी चीजों की। 49, 50 कि भाई कार्यपालिका न्यायपालिका से अलग रहेगी। 51 कि हमारी विदेश नीति, अंतरराष्ट्रीय विदेश नीति किस प्रकार से बनेगी, उदारवादी तत्व है ये। आप मुझसे पूछोगे क्यों, कैसे? उदारवादी क्या होता है? जिससे उदारवाद की स्थापना हो, लिबर्टी आए समाज में, उदारवादी आए, नई सोच आए, उदारवाद हो गया। समाजवाद समानता की स्थापना की बात करता है, और गांधीवादी गांधीवाद की व्यवस्था की स्थापना की बात करता है। प्यारे विद्यार्थियों, गांधीवादी अलग प्रकार का है, समाजवादी समाज में एकता की बात करता है, और ये जो देख रहे हो उदारवादी अलग प्रकार की बात करता है। बात समझ में आई भाई? क्लियर? तो ये पॉइंट हो गया आपके, ये आप समझ गए। अब कोई क्वेश्चन है किसी का? कोई क्वेश्चन हो तो पूछो, नहीं तो मैं क्वेश्चन पूछता हूं। बस करो, पानी पी लीजिए। चलिए आइए और समझिए। यहां पर देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए कौन से भाग में विभाजित किए गए? भारत के जो डीपीएसपी हैं उनको अध्ययन के लिए कितने भागों में विभाजित किया गया है? यानी डीपीएसपी के कितने भाग आपको देखने को मिलते हैं? देखो आप, समाजवादी हैं, उदारवादी हैं और गांधीवादी हैं। उत्तर क्या होगा? डी होगा। बोलो हाँ या ना। और डीपीएसपी तीनों प्रकार के हैं ना, उदारवादी, समाजवादी और गांधीवादी। आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, समाजवादी, उदारवादी और गांधीवादी। और भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा को हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? ये सारे प्रश्न बहुत ही आसान है और इस क्लास के बाद आप सॉल्व कर पाएंगे। एक क्लास में एक टॉपिक खत्म। कल का टॉपिक होगा हमारा, कल का टॉपिक क्या होगा हमारा? मौलिक कर्तव्य। कल का टॉपिक है हमारा मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो कल का टॉपिक कल में ही खत्म हो जाएगा, फिर परसों से शुरुआत होगी बेहतरीन से टॉपिक की, फंडामेंटल ड्यूटीज। आपको पता है कहां से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए डीपीएसपी। करेक्ट, आयरलैंड। भारत के संविधान के अनुसार कौन से देश के शासन के लिए आधारभूत है? देश के शासन के लिए आधारभूत का मतलब है कि जो सरकारें बनेंगी उनके लिए आधारभूत तत्व है कि सरकारें इसके माध्यम से चलेंगी, वो क्या है? तो देश के शासन के लिए जो आधारभूत तत्व, मूल अधिकार है क्या? बिल्कुल नहीं है। मूल कर्तव्य है क्या? बिल्कुल नहीं है। जो डीपीएसपी है सरकारों के लिए निर्देश है
और यही शासन के आधारभूत है, बेसिस है। दीज आर द बेसिस ऑफ द गवर्नेंस इन इंडिया। इसी के बेस पर सरकार नीतियों का निर्माण करती है। तो क्या होंगे? डीपीएसपी। द सेंट्रलाइजेशन ऑफ वेल्थ अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वायलेट। भारत के संविधान में धन का केंद्रीकरण किस उल्लंघन करता है? अब धन के केंद्रीकरण के बारे में कौन मना करता है? 39B कहता है कि मेरे प्यारे देशवासियों, देश का सारा पैसा अंबानी और अडानी का नहीं होगा। तो कौन है 39B? 39B क्या है? तो मित्रों 39B गुरुजी एक डीपीएसपी है। बोलो हाँ या ना। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। किसमें? और मुझे जो बच्चे पढ़े लिखे वो बताएं कि समान कार्य के लिए समान वेतन, मैंने आपको पढ़ाया, समान कार्य के लिए समान वेतन कौन से आर्टिकल में दिया गया है? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हमारे संविधान के कौन से आर्टिकल में दिया गया है? आप सभी बताएं ये क्या है? एक डीपीएसपी है। आर्टिकल कमेंट करके बताएं, मैंने अभी आपको पढ़ाया भी था। अरे वो तो ठीक है, आर्टिकल बता देना बबुआ, जल्दी बताओ आर्टिकल। चलो 53(9) कहां से आ गया? 39 का कौन सा पार्ट है? समान कार्य के लिए समान वेतन 39 का कौन सा पार्ट था? अरे 39 का कौन सा पार्ट? 39D, 39A, 39B। बड़ी कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। सॉल्यूशन जब मिला नहीं, सॉल्यूशन तो मिला जब यारो, पता नहीं कंफ्यूजन क्या था, पता नहीं। अभी आपको मैंने पढ़ा है समान कार्य के लिए समान वेतन, अभी आपने 1 मिनट पहले पढ़ा है। तो इन चीजों को रिवाइज करते रहा करो ना मेरे भाई, एक एक चीज को एक एक के साथ पढ़ा करो। देखो 39D पुरुष और स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं था ना मेरे भाई। बिल्कुल डी, 39D करेक्ट। इसी प्रकार से चीजों को याद रखना है। अगला कहां गए हम? किस मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? अब मौलिक अधिकार क्या नहीं है? उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, आपको पता है तो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। बोर्ड आज काम नहीं कर रहा है, इस पर कुछ कर दिया है क्या? इस बोर्ड को थोड़ा क्लीन करो, इसके अंदर बहुत सामान भर गया है। उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। समान काम के लिए समान वेतन, आपको पता है ये तो मौलिक अधिकार है, ये आपका डीपीएसपी है। कानून के समक्ष बराबरी आर्टिकल 14 में फंडामेंटल राइट है। धर्म पालन 25 से 28 में। तो आंसर क्या होगा? बी होगा। बोलो हाँ या ना। क्लियर? अगला, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था आई है? पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था किसके अंतर्गत आपको देखने को मिलती है? पंचायती राज प्रणाली आर्टिकल 40 में है। और आर्टिकल 40 किसका पार्ट है? तो आर्टिकल 40 डीपीएसपी का पार्ट है। समझ में आया कि नहीं आया भाई? मौलिक अधिकार तो 12 से लेकर 35 तक है, ये तो होगा ही नहीं। मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51A में ये होगा नहीं। ठीक है, चलिए, इनमें से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के गठन के संबंध में सरकारों को निर्देश देता है कि सरकारों पंचायतों का गठन कर लेना? कौन सा आर्टिकल देता है बताइए? विच आर्टिकल गिव्स? कौन सा आर्टिकल देता है? दैट इज आर्टिकल 40। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 40 है। आर्टिकल 40 भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन एक क्या है भाई? पंचायतों का गठन एक क्या होगा? तो डीपीएसपी है। आंसर क्या होगा? सी होगा। मनरेगा के कार्यक्रम में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु प्रयास किया गया? जो कहा वो पूछ लिया कि मनरेगा के कार्यक्रम में किस अनुच्छेद को लागू किया गया। अब मनरेगा क्या है भाई? मनरेगा क्या है? राइट टू वर्क। और राइट टू वर्क का आर्टिकल कौन सा है? आपको पता है 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग हटाता है। 47 मादक पदार्थों के बारे में मना करता है। 45 शिक्षा के अधिकार के बारे में कहता है। तो 43 है जो कि व्यक्ति को कार्य के बारे में बात करता है। तो मनरेगा किसके अंदर आएगा? आर्टिकल 43 के अंदर मनरेगा आएगा। कह दो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। तो दीज आर दी क्वेश्चंस। कैसी लगी सीरीज? ये आंसर से
यूजीसी नेट का बैच चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। टीजीटी, कल से इसमें पोस्ट लगा देना टीजीटी का। यूपी टीजीटी, कौन सा? यूपी टीजीटी, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी और यूजीसी नेट, ये तीनों प्रकार के हमारे यहाँ बैचेस चल रहे हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो। ये एक अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट है। ये आप क्विज कर सकते हो, क्विज चल रहा है, 11 बजे क्विज होता है। आप बीपीएससी के लिए मुझसे पढ़ सकते हो अकेडमी पे। ये जीएस विद करण चौधरी मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल, आप इसे ज्वाइन करके आनंद ले सकते हो जीवन का, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। कोई भी आपका सजेशन है इस सीरीज के रिगार्डिंग तो आप हमें भेज सकते हो, बता सकते हो, मैं आपकी सारी बातें धैर्यपूर्वक सुनूंगा। क्लास की तैयारी करती है अगली वाली की। कोई भी आपका मन में कोई समस्या है, कोई डाउट है, आप मुझे बताइए। किसी प्रकार का कोई भी चीज आप कहना चाहते हैं, आपकी बातों को मैं धैर्यपूर्वक सुनूंगा, बताइए। मेरी बुक बहुत जल्दी आएगी। हाँ, पॉलिटिकल साइंस का बुक है, गिरिराज कौशल जी, पॉलिटिकल साइंस का ही बैच है। पॉलिटी बहुत ही बेस्ट पढ़ा रहे हो सर जी, धन्यवाद। माइंड में मेरा ऑर्डर के अभी आया नहीं, ऑर्डर किया है? ऑर्डर थोड़ी ना किया होगा, अभी तो फॉर्म भरा होगा। ऑर्डर तो मैंने लिए ही नहीं माइंड मैप के, अभी तक आ जाएगा, अभी ऑर्डर नहीं हुआ। ऑर्डर होता है जिसमें धन दे दिया जाता है, जल्दी आएगा। सीजीपीएससी का भी पॉइंट आउट कर दीजिए। हाँ, छत्तीसगढ़ को भी कर रहा हूं पॉइंट आउट, और मैं इकोनॉमिक्स लेके आ रहा हूं आपके लिए। बहुत सारे विद्यार्थियों की समस्या थी इकोनॉमिक्स। एक बार सही विद्यार्थी एक कमेंट कराओ, एक पोल कराओ भाई, पोल कराओ। कौन से विद्यार्थी मुझसे कौन से सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं? पॉलिटिकल, तुम ही कराओ। लिखो इकोनॉमिक्स, इको लिखो, जियो लिखो। ऐसा काम होता है, भागता हूं नहीं भागता। इकोनॉमिक्स ए ऑप्शन, ज्योग्राफी बी ऑप्शन, सी ऑप्शन हिस्ट्री, कौन सा? आजकल कम्युनिटीज में क्या है? पॉलिटी के अलावा कौन सा सब्जेक्ट आप चाहते हो कि मैं शुरू करूं? एकदम बेसिक से उठाऊंगा, फंडामेंटल से लेकर चलूंगा। जो आपको सबसे कठिन लगता हो वो आप पूछ लो, जिसमें आपको कभी समझ में नहीं आता हो, जो सब्जेक्ट में आपको लग रहा हो कि हमारी हालत खराब हो गई गुरुजी, हमारे प्राण पानी मांग गए, उसके बारे में बोल देना मुझे। प्लस आप ये कहो गुरुजी कोचिंग वाले सबसे ज्यादा फीस इस सब्जेक्ट की लेते हैं, उसके बारे में बता देना कौन सा। मुझे पता था कि सारे विद्यार्थी इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे। पॉलिटिकल साइंस तो मैं पढ़ा ही रहा हूं भाई, पॉलिटिकल साइंस का तो चल ही रहा है हमारा। पॉलिटिकल साइंस तो मैं पढ़ाता ही हूं, वो तो आपको मिल ही रही है, उसका तो इसका तो मास्टर है, अपन मास्टर है इसका। इकोनॉमिक्स मैं सोच रहा हूं, मैं भी इकोनॉमिक्स ही चूज किया हूं। बहुत से विद्यार्थियों को दिक्कत है इकोनॉमिक्स में। बहुत जल्दी एक सेशन लेके आऊंगा अर्थव्यवस्था का, बात करेंगे बहुत से फंडामेंटल के बारे में। इकोनॉमिक्स को मैं शुरू करने वाला हूं, इको को, क्योंकि बहुत ही कठिन सब्जेक्ट है और बहुत ही बच्चों की इसको लेकर डिमांड भी है। इकोनॉमिक्स में आपको बहुत जल्दी, मुझे पता था आपके दिल में क्या चल रहा है, क्या सोचा है तुमने अपने दिल में, इसके बारे में अच्छे से जानता हूं। ठीक है, इकोनॉमिक्स में लेके आ रहा हूं। हिस्ट्री ज्योग्राफी आपको हर जगह मिल जाती है, इकोनॉमिक्स के वीडियोस नहीं है। अर्थव्यवस्था का एक कंप्लीट कोर्स, संपूर्ण अर्थव्यवस्था एक सीरीज में खत्म। एक टाइमिंग बताऊंगा, इस टाइम पे क्लास चला करेगी, आप आराम से अपने इकोनॉमिक्स को कंप्लीट कर लेना। पॉलिटी ऐसी चलती रहेगी, इकोनॉमिक्स को 25-30 घंटे में खत्म कर देंगे, आपके लिए काम आ जाएगी। राजवीर नेगी जी धन्यवाद। ठीक है, तो चलिए फिर इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूं करण चौधरी, आप देख रहे हैं मूवी से चाहिए स्पीसेस। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।